को देते आए और आज भी हम देते, लेकिन वो जिसने पार्टी बदला हम उसके पीछे पीछे नहीं जा सकते, इसलिए हम कांग्रेसी थे, कांग्रेसी है। और थोड़ा सा कंफ्यूज की स्थिति है, इसलिए कि आज तक गुड्डा जायसवाल जी कांग्रेस में थे, सारे लोगों की मानसिकता कांग्रेसी मानसिकता थी और वो कांग्रेस से अब बीजेपी में गए, तो अब वो बीजेपी वाले उनको कितना सहयोग कर पाते हैं और अब ये तो बीजेपी खेमा बता पाएगा उनके लिए। मेरा ये मानना है कि वो अभी तक कांग्रेस में 35 साल से थे, चुनाव लड़ते थे, विधायक रहे, मंत्री रहे, पर उन्होंने अब कांग्रेस पार्टी को छोड़ के बीजेपी में गया है, तो अब उनका ये निर्णय लेना के बाद अब ये बीजेपी उनको कैसे एक्सेप्ट कर पाती है या वो बीजेपी के बीच में कैसा सामंजस्य बना पाते हैं, ये अब बीजेपी और आदरणीय गुड्डा दानवीर पुत्र है, खुद भी दानवीर है, लेकिन दानवीर हो जाने से भी मनोदशा जो पब्लिक की है वो ठीक नहीं, इसलिए कि आपके गर्रा से खैरी जोड़ जो जुड़ता है रोड, उस रोडों पे अभी तक काफ़ी पैसा लगा दिए जायसवाल जी ने, ठीक, लेकिन रोड पे सुना जाता है कि रेत घाट तो ही नहीं का है। नमस्कार, मैं मानक चंद नागेश्वर। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है और हम आज पहुंचे हैं वारासिवनी विधानसभा क्षेत्र में। आप जैसा कि जानते हैं कि यहां पर भाजपा ने प्रदीप जायसवाल जो वर्तमान में विधायक है उन्हें अपना प्रत्याशी बनाया है और अब यहां की जनता जो वारासिवनी खरलांजी विधानसभा क्षेत्र है की जनता है वो क्या कहेगी, क्या कहती है भाजपा प्रत्याशी होने में प्रदीप जायसवाल को, इन सब बातों को लेकर हमने आज जनता की नब्ज टटोलने का काम किया है। सबसे पहले हम आपको ये बता दें कि जो प्रदीप जायसवाल है वारासिवनी विधानसभा क्षेत्र से लगभग 4 बार के विधायक हैं। चलिए अभी हम ये रामपाली के बाजार चौक में पहुँचे, यहाँ कुछ लोग बैठे हैं, हम लोग इन लोगों से चर्चा करते हैं। भैया आपका नाम बताइए। मेरा नाम केवल शिवहर है। सूर्य जी, ये खरलांजी वारासिवनी विधानसभा क्षेत्र है, किस तरह का समीकरण रहेगा? यहाँ से भाजपा से प्रदीप जायसवाल जी हैं और कांग्रेस से विक्की पटेल है, किस तरह का समीकरण रहेगा और लोग कैसा विधायक देखना चाहते हैं? देखिए, समीकरण का तो ऐसा है कि अभी तक के जितने चुनाव रहे, मैं भी राजनीति में इंटरेस्ट रखता हूँ, तो अभी तक बीजेपी अपना चुनाव लड़ती थी, कांग्रेस अपना चुनाव लड़ती थी, लेकिन इस बार क्या हुआ कि जस्ट अभी भारतीय जनता पार्टी में पूर्व विधायक अपने गुड्डा जायसवाल जी जो आए हैं, तो अभी थोड़ा सा कंफ्यूज की स्थिति है, इसलिए कि आज तक गुड्डा जायसवाल जी कांग्रेस में थे, सारे लोगों की मानसिकता कांग्रेसी मानसिकता थी और वो कांग्रेस से अब बीजेपी में गए, तो अब वो बीजेपी वाले उनको कितना सहयोग कर पाते हैं और अब ये तो बीजेपी खेमा बता पाएगा उनके लिए। कहीं ना कहीं संशय बना हुआ है, अगर वो कांग्रेस से बीजेपी में गए हैं तो एकदम फुल फ्लेश नहीं है, कहीं ना कहीं संशय की स्थिति और भीतर घात की भी स्थिति बनी है। हाँ, वो संभावना है उसकी। मेरा ये मानना है कि वो अभी तक कांग्रेस में 35 साल से थे, चुनाव लड़ते थे, विधायक रहे, मंत्री रहे, पर उन्होंने अब कांग्रेस पार्टी को छोड़ के बीजेपी में गया है, तो अब उनका ये निर्णय लेना के बाद अब ये बीजेपी उनको कैसे एक्सेप्ट कर पाती है या वो बीजेपी के बीच में कैसा सामंजस्य बना पाते हैं, ये अब बीजेपी और आदरणीय गुड्डा भैया के बीच का मैटर है। ये अंततः ये माना जा सकता है कि चुनाव दिलचस्प होगा। हाँ, चुनाव तो बहुत ज़बरदस्त होगा और चुनाव में थोड़ा सा समीकरण जो पहले स्पष्ट दिखते थे वो अब थोड़ा सा लोग खुल के नहीं बोलना चाह रहे हैं, यानी जनता की मानसिकता ये है कि खुल के नहीं बात कर रहे हैं। और जहाँ तक कांग्रेस का सवाल है, तो कांग्रेसी लोग जो है वो पहले गुड्डा भैया के साथ थे, वो इसलिए थे कि उन्होंने निर्दलीय, उनकी टिकट कट गई थी, तो वो निर्दलीय जब चुनाव लड़े तो उनके प्रति बहुत सिंपैथी और सहानुभूति थी, हम भी उनके कार्यकर्ता ही, तो हमने दिल से उनका सिर्फ इसी बात का बदला लिए थे कि कांग्रेस ने उनको टिकट से वंचित किया था, तो हम पूरी 100% कांग्रेस ने उनको विधायक बनाई थी। 2018 में जो माहौल था प्रदीप जायसवाल का टिकट कटने के बाद भी, क्या उस तरह का माहौल इस बार भी लग रहा है? नहीं, माहौल तो नहीं लग रहा है, क्योंकि उस समय वो पहले से सेट कार्यक्रम था उनका, उनके कार्यकर्ता सेट थे, उनका पूरा प्लानिंग सेट रहती थी, हम लोग ट्रेनिंग शुदा लोग थे, तो हम लोग सब करते थे।
अब वो बीजेपी में कैसे एडजस्ट होंगे, बीजेपी की क्या है क्रियाकलाप, बीजेपी का स्टाइल राजनीति करने का उनका वो थोड़ा अलग है, तो अब वो एडजस्टमेंट कैसा हो पाता है पता चलेगा। उनका कहना है कि कहीं ना कहीं प्रदीप जायसवाल के लिए एक चुनौती की घड़ी है, एक संघर्ष है, सीधा क्लियर कट चुनाव जनता को नहीं लग रहा है। हमारे सामने एक और सदस्य हैं, इनसे चर्चा करेंगे। भैया आपका नाम बताएं। मेरा नाम चैन सिंह बैस है। भाई जी बताइए, आप कहाँ रहते हैं? मैं रामपली रहता हूँ, यहीं क्या बाजार लगता है आपको खरलांगी वाराणसी विधानसभा का जो क्षेत्रीय समीकरण है, जनता क्या कहती है इस बात की, जनता क्या माहौल है? ये तो बात सही है कि अस्पष्ट स्थितियाँ हैं, क्योंकि चुनाव दिलचस्प होगा। दूसरी बात क्या है कि भारतीय जनता पार्टी का अपना एक केडर है, वोट बैंक है, लेकिन नए उम्मीदवार अभी आ गए हैं प्रदीप जायसवाल जी, तो उनकी एक विपरीत विचारधारा का व्यक्ति भाजपा विचारधारा में जस्ट शामिल होने के बाद एक तो सबसे पहले वैचारिक रूप से उसको मिलना पड़ेगा, जिसके लिए समय कम है, और फिर मेल मिलाप होते करते तक में, और उनके अपने जो लोग आए हैं और यहाँ के जो लोग हैं वो कितना उनको सब सपोर्ट करेंगे, ये तो उस समय ये इन 15-20 दिनों का समय बताएगा। अभी की स्थिति का हम योगेंद्र निर्मल जी हैं जो पूर्व विधायक रहे हैं भाजपा से, वे भी अब कल नामांकन लेकर आ चुके हैं, अब नामांकन भरेंगे। ऐसी है, क्या रहेगा अगर योगेंद्र निर्मल अगर निर्दलीय चुनाव लड़ते हैं? योगेंद्र जी निर्मल चुनाव लड़ते हैं तो चुनाव त्रिकोणीय हो सकता है, क्योंकि वो अभी तक धरातल ज़मीन से जुड़े हुए व्यक्ति हैं। शुरू से उनने एक चीज़ कहा जाए कि वाराणसी क्षेत्र में बीजेपी को पैदा ही उन्हीं ने किया है, या उनको पकड़ करके उन्हीं ने, वो जड़ है यहाँ की। और दूसरी बात क्या है कि हमेशा से भाजपा की जब से टिकट आवंटित हुई है इस वाराणसी क्षेत्र में, तो उन्हीं के अलावा किसी ने चुनाव नहीं लड़ा है, और एक बार विधायक रहे हैं, और भाजपा के और आरएसएस से भी वो बिलोंग करते हैं, तो वो उनका एक अपनी कार्यकर्ताओं की पकड़ है। और चुनाव चूँकि वो लड़ेंगे, अब निर्दलीय लड़ेंगे, तो निश्चित ही वो निर्णयात्मक दौर पे आ जाएगा चुनाव। अभी ये भी सुर्खियों में है कि भाजपा से मनोज लिल्लारे भी हैं, तो वो भी निर्दलीय फार्म भर रहे हैं, मनोज टेमरे भी निर्दलीय फार्म भर रहे हैं, और ये लोग फार्म लेके आ भी चुके हैं। तो ऐसे में क्या समीकरण बनेगा? मनोज लिल्लारे जी उस दिन मीटिंग में तो बोल के गए हैं कि मैं गुड्डा जायसवाल को अगर कमल की टिकट मिलती है तो मैं उसको हराने के लिए खड़ा रहूँगा, ऐसा उनने कहा। और वो मेरे ख्याल से क्षेत्रीय व्यक्ति हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा डोंगरमाली के सरपंच हैं, और वहाँ से जो वो अपने वोटों का समीकरण बैठा लेंगे। जहाँ तक रहा मनोज टेमरे की बात, वो भी उसी तरीके के हैं, जैसे झालीवाड़ा से वो जिला पंचायत सदस्य हैं, उनकी पत्नी शायद, और ये अपने अपने क्षेत्र में युवाओं के बीच में जुड़े हुए लोग हैं, तो वो कुछ तो प्रभावित करेंगे। और नुकसान किसको पहुंचाएंगे? ये नुकसान तो भारतीय जनता पार्टी को ही पहुंचाएंगे। ऐसे में कांग्रेस कैंडिडेट को फायदा होगा? निश्चित ही कांग्रेस कैंडिडेट को फायदा होना चाहिए, क्योंकि बीजेपी विचारधारा के 4 लोग हो जाएंगे। एक तो वर्तमान कैंडिडेट जिसको टिकट मिली है, दूसरी बात निर्मल जी अगर टिकट फार्म लेके आए तो वो लड़ रहे हैं, और दूसरे ये 2 लड़ रहे हैं, तो इसमें वोटों का तो बंटना तय है। तो ये थे, इन्होंने बताया कि यहाँ पर ध्रुवीकरण होगा वोटों का। अगर 2-3 मनोज लिल्लारे, मनोज टेमरे चुनावी मैदान में होते हैं तो कसमकस की स्थिति रहेगी। ऐसे में कांग्रेस प्रत्याशी को फायदा हो सकता है। करलांजी मुख्यालय में पहुंच गए, और यहाँ पर भी कुछ लोगों से हमने चुनाव को लेकर चर्चा करना चाहा, क्या कहते हैं यहाँ के लोग विधानसभा चुनाव को लेकर, तो हम बात करते हैं। भैया आपका नाम बताइए। मयंक अग्रवाल। भैया यहाँ पर पहले निर्दलीय विधायक थे प्रदीप जायसवाल जी, भाजपा में शामिल हो गए। किस तरह का समीकरण आप देखते हैं चुनाव का? हमारी तो राय यह थी कि विधायक हमारे खैलान जी का होना चाहिए, क्योंकि परिसीमन नहीं होने के कारण फिर से हम लोग गुड्डा जायसवाल को सपोर्ट करेंगे, क्योंकि जिस तरह के विकास कार्य यहाँ आदरणीय प्रदीप जायसवाल जी ने किया है, तो देखते हुए हम लोग फिर से गुड्डा जायसवाल को सपोर्ट करने के लिए तैयार है। आपका खैरलांजी तहसील क्षेत्र पड़ता है, और यहाँ पर अगर मूलभूत आवश्यकताओं को देखें तो खैरलांजी में जिस तरह का विकास होना था, क्या विकास हुआ है? आपको लगता है कि धरातल में कोई काम हुआ है? खैलान जी का कोई ध्यान नहीं रखा जा रहा है, और इस बार भी खैलान जी अलग नहीं होने के कारण विधायक हमको वाराणसी का ही चुनना पड़ेगा, और मेरी नज़र में प्रदीप जायसवाल से अच्छा विधायक कोई और नहीं हो सकता। अभी कांग्रेस से विक्की पटेल को यहाँ से टिकट दी गई है, किस तरह की चुनौती मानते हैं? एक बार पूरे मध्य प्रदेश की बात कहें तो मध्य प्रदेश में परिवर्तन को लेकर भी बातें कही जा रही है, और जहाँ तक तमाम सर्वे भी कांग्रेस की सरकार को लेकर बताए जा रहे हैं, इस पर आप क्या कहेंगे? सरकार मतलब जिस तरह से जो शिवराज सिंह ने काम किया है वो ठीक ठाक रही सरकार,
कांग्रेस से तो कोई उम्मीद नहीं है, क्योंकि इसके पहले भी कांग्रेस की सरकार थी, तो उसकी अपेक्षा भाजपा का कार्यकाल बेहतर रहा, तो हम लोग फिर से भाजपा की सरकार चाहते हैं। खैरलान जी में ऐसा कौन सा बड़ा काम है, जैसे यहाँ पे गार्डन होना चाहिए, ऐसे कई सारे कार्य हमने कई लोगों से और चर्चा की, लोगों का कहना है कि यहाँ का विकास नहीं हुआ, जितना वाराणसी का विकास हुआ तहसील क्षेत्र होने का यहाँ विकास नहीं हुआ, इसके लिए क्या करते हैं? क्यों अनदेखा किया? प्रदीप जायसवाल जी जो विधायक है 20 साल से विधायक रह चुके हैं यहाँ पर, फिर भी जो सुविधाएँ देखनी चाहिए नहीं दिख रही है, इसमें आप क्या कहेंगे? एक तरह से देखा जाए तो खैलान जी को आज तक कुछ भी नहीं मिला है, और खैलान जी का विधायक इस बार भी नहीं है, तो किसी न किसी को तो चुन के लाना ही है, तो क्यों ना गुड्डा जायसवाल को चुना जाए। ये थे हमारे साथ में, तो इन्होंने भी चर्चा, ग्रामीण है खैरलान जी के, ये भी कहते हैं कि यहाँ पर विकास से अछूता तो रहा है, लेकिन अगर विकल्प नहीं तो गुड्डा जायसवाल एक अच्छा विकल्प। भैया आपका परिचय बताइए। मैं सुनीत थोटे खैरलान जी से पुराना प्रेस रिपोर्टर रहा हूँ। थोड़े जी, यहाँ की जो अभी आगामी 2023 विधानसभा चुनाव होना है, किस तरह का समीकरण, ऐसे कौन से मुद्दे और कैसा विधायक आप इस क्षेत्र के लिए चाहते हैं? जो तमाम कार्य होने चाहिए बड़े कार्य, वो भी यहाँ दिखाई नहीं देते, क्या कहेंगे इन सब पर? अभी तक जो विधायक महोदय रहे हैं, दानवीर पुत्र है, खुद भी दानवीर है, लेकिन दानवीर हो जाने से भी मनोदशा जो पब्लिक की है वो ठीक नहीं, इसलिए कि आपके गर्रा से खैरी जो जुड़ता है रोड, उस रोडों पे अभी तक काफ़ी पैसा लगा दिए जायसवाल जी ने, ठीक, लेकिन रोड पे सुना जाता है कि रेत घाट तो ही नहीं का है, ट्रक ने इतनी ऐसी तैसी कर दी है कि बच्चियाँ हर दिन आती है, 12 में 4 जन की तो साइकिलें पंचर हो जाती हैं। ऐसी रोडों की मरम्मत के लिए या तो ऐसी व्यवस्था करवाना चाहिए। जायसवाल जी क्या है, मंत्री जब से बने हैं उतना ध्यान दे नहीं पाए हैं, लेकिन क्या है, आगामी जैसे खुर्सीपार रोड से चूटिया से आती है बच्चियाँ कॉलेज पढ़ने वाली, अक्सर पैदल ही आती है, तकलीफ काफ़ी जाती है। जायसवाल जी का काम है इस पर थोड़ा ध्यान दें। मंत्री जी दावा करते हैं कि करोड़ों अरबों रुपए के विकास कार्य उनने लाए हैं और किए हैं, और खैरलान जी वाराणसी विकास लाए वो नहीं लाए, वो ठीक है, जितना मेरे ख्याल से बालाघाट जिले में कहीं किसी ने नहीं लाया वो ला चुके हैं, हम भी मानते हैं, लेकिन फिर भी मानते हैं कि कहीं ना कहीं उनसे चूक हो रही है। जैसे मंत्री फंड की जो सहायता राशि होती है, विधायक निधि आती है, ये ऊपर के ऊपर हेरा फेरी हो जाती है, इस पे कभी जायसवाल जी ने ध्यान दिया नहीं है। अब कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार हुआ है। नहीं, भ्रष्टाचार इन्हीं के आदमियों ने किए हैं, जायसवाल जी का कोई दोष नहीं। जायसवाल जी ऐसे भी कर्म पुत्र है, दानवीर पुत्र है, इसमें कहीं कोई लांछन नहीं, लेकिन मनोदशा तो बहुत ख़राब है। पार्टी जो बदल गई, पब्लिक तो इतनी चाहती है जायसवाल जी को कि ट्रैक्टर तो ट्रैक्टर, वो साइकिल भी लेके आए, पैदल भी आए, चुनाव में चाहे माचिस की डब्बी भी लाए तो जीता सकती है, लेकिन ये बीजेपी का साथ, किसका विकास, किसका आवास, ये तो समझ के बाहर का है, वो बाकी पब्लिक के ऊपर में है। ये थे छोटे जी, खैरलान जी से हमारे साथ जुड़े थे। इन्होंने बड़े सवाल, बहुत तरीके के साथ अपने हमारे सवालों के जवाब दिए। जहाँ वर्तमान विधायक को आड़े हाथों लिया, वहाँ बहुत प्यार से उन्हें सहलाया भी है। तो इसी तरह हम और खैरलान जी के तमाम लोगों से बात करते हैं कि किस तरह का विधायक चाहिए और क्या मुद्दे रहेंगे उनके। दाता हमारे साथ जुड़े हैं, इनसे भी बात करते हैं। भैया क्या नाम है आपका? सूर्यवान कात्रे, कहाँ रहते हैं आप? टेमनी, बताइए, आपका कौन सा विधानसभा क्षेत्र पड़ता है? कटंगी। कटंगी विधानसभा जी, क्षेत्र पड़ता है। जी। क्या माहौल है विधानसभा चुनाव को लेकर? चुनाव को लेकर माहौल तो ऐसा है, सब गरमाए हुए, पर उनके बारे में कुछ बोल नहीं सकते। तो आपका कटंगी विधानसभा क्षेत्र पड़ता है, वहाँ पर गौरव पार्टी, बोसी भाऊ, केसर बिसेन के नाम, प्रशांत भाऊ मिश्रम, क्या बोलते, कौन सा उपयुक्त उम्मीदवार होगा आपके नज़रिए से? मेरे हिसाब से तो गौरव पार्टी चल रहे हैं, पर ऐसा है कि दोनों की टक्कर चल रही है, उसमें भी बोल नहीं सकते कि हम क्या चल रहा है। नहीं, किस टाइप का विधायक चाहिए? जैसे आपका कटंगी क्षेत्र है, क्या विकास कार्य होने चाहिए, क्या देखते हैं आप नए विधायक को? गौरव भावदू में तो ऐसा है कि उनमें कैपेबिलिटी है और वो कुछ कर सकते, तो ऐसा लगता है कि उसी सरकार बनना चाहिए। चलिए, ये तो हमसे जुड़े थे, तो कटंगी विधानसभा क्षेत्र के, हमने इनसे भी चर्चा कर ली और कटंगी विधानसभा क्षेत्र का हालचाल भी जान लिया। पहुँचे खैरलान जी तहसील मुख्यालय में, और यहाँ पर भी हमने कई लोगों से चर्चा की विधानसभा चुनाव को लेकर। अभी हमारे से यहाँ के रहवासी जुड़े, इनसे भी बात करते हैं। भैया आपका नाम बताइए। मैं देवेंद्र नीलधारे, खैरलान जी।
देवेंद्र जी, किस तरह का आप चुनाव का समीकरण देखते हैं और स्थानीय जो विधायक है वर्तमान में, और ऐसे कौन से काम है कि उनके काम से आप कितना संतुष्ट है, और ऐसे काम जो खरलानी जी अभी पिछड़ा ही लगता है, तो कौन से ऐसे काम यहाँ पर नहीं हुए जिसकी ज़रूरत यहाँ पर थी? देखिए, अभी भारतीय जनता पार्टी के इससे वो विधायक जी चुनाव लड़ रहे हैं यहाँ पे, प्रदीप जायसवाल जी, और मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के जो विकास है ये दिखता है। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है, ऐसा कोई घर नहीं है जिन्हें मध्य प्रदेश सरकार की योजना का उसे लाभ नहीं मिला होगा। रही बात क्षेत्र के विकास की, तो विधायक जी के द्वारा यहाँ भी अभूतपूर्व विकास कार्य किए हैं इस क्षेत्र में। तो निश्चित तौर पे ये जो प्रदेश सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से माननीय भारत सरकार के हमारे केंद्रीय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भी अभूतपूर्व विकास कार्य हुए हैं। उन्हीं विकास कार्य को लेके आज यहाँ भारतीय जनता पार्टी भी निश्चित तौर पे यहाँ पे जीतेगी। कांग्रेस को कहाँ देखते हैं आप? नया उम्मीदवार विक्की पटेल को बनाया गया है, कहाँ देखते हैं? कांग्रेस, देखो, देश में कांग्रेस का जिस प्रकार से स्थिति है, बहुत वैसी ही स्थिति यहाँ पे कांग्रेस की है। जिस प्रकार से राहुल गांधी जो नेतृत्वहीन टाइप में है, उसी प्रकार से कांग्रेस का भी यहाँ पे कोई ऐसा जनाधार नहीं है और कांग्रेस कोई लाइन में नहीं है यहाँ पे। खरलांजी तहसील क्षेत्र है, क्या आपको लगता है कि वाकई में यहाँ पर विकास हुआ है कि और कुछ विकास की संभावना नहीं थी? वर्तमान विधायक यहाँ से 20 साल से विधायक है। देखिए, विकास एक ऐसी चीज़ है, उसका कोई समय नहीं है और ना कोई उसका विकास करने की कोई ऐसा समय सीमा नहीं है। विकास निरंतर, और भी विधायक जी के द्वारा और भी कई सारे ऐसे काम हैं जो रुके हुए, वो सतत रूप से सरकार की योजनाओं के माध्यम से वो होते रहे हैं और आगे भी बहुत कई सारे भी उनके विजन हैं और विकास नित्य प्रतिदिन ये उनके द्वारा यहाँ पे होते जा रहा है इस क्षेत्र में। और वाराणसी विधानसभा में बहुत अच्छा कार्य किया है, तो उसका लाभ निश्चित तौर पे मिलेगा और यहाँ भारतीय जनता पार्टी का कमल इस बार बिल्कुल बेहतर तरीके से खिलने वाला है। खरलांजी मुख्यालय के लिल्लारे जी थे, इन्होंने वर्तमान विधायक के काम से संतुष्ट दिखाई देते हैं और ये दावा कर रहे हैं कि यहाँ पर कमल का फूल अवश्य खिलेगा। ऐसे और कई लोग हैं जिनसे हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। आपका नाम बताइए। मैं सरपंच ग्राम पंचायत सालेटे का घनश्याम राव। इस बार चुनाव 2023 विधानसभा चुनाव है। खरलांजी में एक सियासी घमासान है, कांग्रेस और बीजेपी की सीधी टक्कर देखी जा रही। क्या कहते हैं, किस तरह का समीकरण रहेगा और किस तरह का विधायक चाहिए आपको? विधायक बोले तो अभी जो हमारे भाजपा प्रत्याशी है जायसवाल जी, इनका कार्यकाल जो रहा है हमारे शिवराज मामा के साथ में, तो काफ़ी सराहनीय कार्यकाल रहा है इनका और पूरी उम्मीद है कि इस बार भी हमारे जायसवाल जी भारी मतों से विजय होंगे। खरलांजी एक तहसील क्षेत्र है और आपको ऐसा नहीं लगता कि कहीं ना कहीं यहाँ पर जो विकास होना था उतना विकास, क्या मानते हैं कि उतना विकास हुआ है? जैसे तहसील क्षेत्र है, जिस तरह से विकास हमें तो नहीं दिखाई दे रहा कि उतना विकास हुआ है। क्या आपके नज़रों में क्या है विकास है? नहीं, विकास काफ़ी कुछ हुआ है, बशर्ते और कुछ करना बाकी है। बात रही प्रॉपर खैरलांजी की, तो खैरलांजी में कुछ और कमियां बची हुई है जिसको आने वाले समय में पूर्ण कर लिया जाएगा। ये हमारे साथ में साल्टेका के सरपंच जुड़े थे, इन्होंने भी गुड्डा जायसवाल जी के काम को लेकर ये उत्साहित दिखे और इन्होंने कहा कि आगे भविष्य में अगर वो जीतते हैं तो अच्छा काम यहाँ पर खरलांजी विधानसभा क्षेत्र के लिए करेंगे। रामकिशोर शिवरे, वार्ड नंबर 2, खैरलांजी। अभी चुनाव है यहाँ पर वाराणसी खरलांजी विधानसभा क्षेत्र में, ऐसा प्रत्याशी चाहिए, कौन प्रत्याशी है जिसको यहाँ पर जैसे बुलाना चाहिए यहाँ की जनता? अभी तो क्या है, अभी भाजपा की सरकार थी यहाँ पे, वो अपना वाराणसी विधानसभा में तो निर्दलीय प्रत्याशी थे भैया गुड्डा भैया, पर अभी अपने भाजपा के राज में योजना का जो है अच्छा लाभ मिल रहा है पब्लिक को। दोबारा आप उनको विधायक बनाना चाहेंगे? हाँ, दोबारा विधायक बनाना चाहेंगे। विकास हुआ है खरलांजी? जी। बीजेपी के लाली बहना का 2023 का विधानसभा का बिगुल बच चुका है, क्या परिस्थितियाँ रहेगी खरलांजी विधानसभा क्षेत्र की? यहाँ पर 2023 का विधानसभा का जो बिगुल बचा हुआ है, यहाँ पर सत्य की लड़ाई है, जिनका चुनाव चिन्ह है पंजा निशान, और
यहाँ पर बहुत अच्छे मतों से हमारे नेता विवेक विकी पटेल चुनाव जीतेंगे। प्रदीप जायसवाल लगभग 20 साल से यहाँ के विधायक है। एक बार पंचवर्षीय में एक चुनाव में हार चुके हैं योगेंद्र निर्मल जी से, और योगेंद्र निर्मल जी भी अब इनको भाजपा में प्रत्याशी को ले बने हैं। प्रदीप जायसवाल तो विरोध कर रहे हैं, इसको कैसे देखते हैं, किस तरह का कार्य रहा है प्रदीप जायसवाल का? यहाँ पर पिछली बार जो विधानसभा का चुनाव हुआ था, विक्की भैया की टिकट कटने के बाद में निर्दलीय चुनाव लड़े थे, तो यहाँ की पूरी कांग्रेस पार्टी ने वारासिनी और खैलांजी की विधानसभा ने उनको चुनाव चिन्ह जिताई थी। बहुत अच्छे मतों से चुनाव जीते थे। परिस्थितिवश जैसे ही कमलनाथ जी की सरकार गिरी, उन्होंने तुरंत भारतीय जनता पार्टी को समर्थन दिया और वो उसी के समर्थन के भरोसे आज तक ही चलते आए। लेकिन उनकी टिकट कांग्रेस से नहीं मिल पाने के कारण उन्होंने बीजेपी ज्वाइन की। लेकिन अभी जो कांग्रेसी मतदाता है और जो कांग्रेस विचारधारा के व्यक्ति वो कांग्रेस पार्टी के साथ में खड़े हैं और कांग्रेस पार्टी को ही जिताने का पूरा संकल्प लेते हैं। मैं भी यहाँ का जनपद प्रतिनिधि हूँ, जनपद सदस्य हूँ, जगदीश बंसोड़। ये थे बंसोड़ जी। इन्होंने भी कहा कि प्रदीप जायसवाल जी पहले कांग्रेस में थे, अब बीजेपी में चले गए हैं, लेकिन वे कांग्रेस के साथ है और कांग्रेस के विक्की पटेल को जिताने के लिए कार्य करेंगे। और लोग हमारे साथ में जुड़े। काका जी, क्या नाम है आपका? तुकाराम खरोले। कहाँ रहते हो? रामपाली। रामपाली। किसको वोट दोगे? भैया आज तक हम गुड्डा भैया को देते आए और आज भी हम देते, लेकिन वो जिसने पार्टी बदला हम उसके पीछे नहीं जा सकते, इसलिए हम कांग्रेसी थे, कांग्रेसी है और कांग्रेसी रहेंगे। प्रदीप जायसवाल ने पार्टी बदली, इसलिए आप उन्हें वोट नहीं देंगे? हाँ, वो जिधर जिधर जाएगा हम उधर नहीं जा सकते। प्रदीप जायसवाल तो बोलते हमने बहुत काम किया है। प्रदीप जायसवाल ने काम किया, ये मैं भी जानता हूँ और दुनिया भी जानते हैं और पूरा क्षेत्र के लोग जानते हैं, लेकिन प्रदीप जायसवाल जिधर कभी कांग्रेस में, कभी बीजेपी में, कहीं यानी ये जिधर घुसेगा उसके पीछे हम लोग नहीं जा सकते। कार्यकर्ताओं का भी कहना है कि प्रदीप जायसवाल जहाँ जाएंगे हम उनके साथ नहीं जाएंगे। अब देखना है कि आने वाली जब चुनाव की 17 दिसंबर की तारीख होगी, 17 नवंबर की तारीख होगी, उसमें यहाँ का मतदाता किसकी ओर अपना मत देता है, ये तो 3 दिसंबर के रिजल्ट में ही पता चलेगा। महेंद्र सिंह परिहार है। कैसा रहेगा चुनावी समीकरण? चुनावी समीकरण तो इस बार वारासिनी क्षेत्र का बहुत जोरदार रहेगा और जनता को और नेताओं को दोनों को बहुत मज़ा आने वाला है। क्या कैसा मज़ा आने वाला है? जैसे आज पूरे बालाघाट जिले की बात कर रहे हैं तो वो एक हॉट सीट, दिलचस्प सीट बनी वारासिनी, सबकी नज़रें इधर है, तो यहाँ के आप मतदाता हैं, तो आप लोग किस तरह का विधायक भी देखेंगे और किस तरह से आप लोग को मज़ा आने वाला है इस सीट पर? हम वारासिनी क्षेत्र के लोग शुरू से यहाँ पर जो विधायक चाहते हैं वो युवा विधायक चाहते हैं कि जो युवाओं के लिए लड़ सके, और इसके पहले ये भूमिका प्रदीप जायसवाल अच्छी तरह निभा रहे थे। पर आने वाले कुछ वर्षों से प्रदीप जायसवाल का जो रुझान है वो बीजेपी की तरफ ज़्यादा है, तो जनता जो है और जो युवा है यहाँ का वो उनसे बहुत नाराज़ है। और अभी प्रेजेंट के समय में एक नया चेहरा जो आया है वारासिनी में, विक्की पटेल को जनता दिल से चाह भी रही है और उनके साथ जुड़ भी रही है, और प्रदीप जायसवाल से जनता कटते जा रही है, उनके अपने खास लोग उनसे दूर होते जा रहे हैं। प्रदीप जायसवाल ने 20 साल तक के विधायक हैं, कि कैसे विकास कार्य रहे उनके और कौन से बड़े काम जो उनने किए और जो करना था वो नहीं कर पाए? देखिए, विकास तो कोई भी विधायक आए विकास करेंगे ही, शासन का पैसा आएगा उसका विकास करना ही है। पर आज 5 साल में विधायक प्रदीप जायसवाल का जो काम रहा कि आज माइनिंग में पूरा क्षेत्र माइनिंग वालों ने खोद डाले, पर कहीं भी प्रदीप जायसवाल का कोई विरोध नहीं है। आप माइनिंग के अध्यक्ष हैं, उसके बाद भी आपका कहीं कोई विरोध नहीं है। काम तो विकास तो होते रहते, वो तो कोई भी नेता आएगा तो करेंगे ही, उसमें तो कोई बैन नहीं कर सकता। पर विकास के विरुद्ध भी, विपक्ष में भी जाके आप इतना माइनिंग का यहाँ उत्खनन किए, आपने कहीं भी कोई विरोध दर्ज नहीं किए। और आज युवाओं के साथ भी आपने छल किए। हमारे यहाँ का युवा पूरा बेरोजगार घूम रहा है, कोई भी व्यापार का कोई साधन नहीं है उनके पास, इस क्षेत्र में कोई काम नहीं है उनका। कहीं गेट बना दिए, कहीं तालाब बना दिए, तो उससे कोई विकास नहीं है। विकास है रोजगार से, शिक्षा से, और वही चीज़ नहीं है मायने यहाँ वारासिनी में। रोजगार की बात करें तो बेरोजगारी भी एक अहम मुद्दा रहा है यहाँ पर, बिल्कुल। लेकिन अभी तक कोई कारोबार स्थापित नहीं हुआ, बड़ा कारोबार, और लोग पलायन के लिए मजबूर है। तो इसको किस तरह से देखते हैं आप? ये ऐसा है कि ज़्यादातर युवा जो है अभी प्रेजेंट में हमारे यहाँ के बाहर हैं, कोई हैदराबाद में, कोई नागपुर में, यानी बाहर ही प्राय अधिकतर युवा कमा रहा है। पर रोजगार के क्षेत्र में किसी भी नेता का कोई योगदान नहीं है, यानी पूरा जीरो है यहाँ पे अभी प्रेजेंट में। ये थे रामपाली के लोग, जिन्होंने का कहना है कि अवैध उत्खनन और रेत माफिया वाली बात की है यहाँ पर, और जो बेरोजगारी है, रोजगार को लेकर भी एक बड़ा मुद्दा है, लेकिन किसी भी विधायक ने रोजगार को लेकर काम नहीं किया है। ऐसे और कई मुद्दे हैं, जैसे यहाँ बहुत सारे लोग हैं, इनसे भी अपन बात करेंगे।